हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पर। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर पावर शेयरिंग, जो हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर में करीब हम 10 से 11 क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन के चांसेस हैं कि आपको एग्जाम में एज इट इज देखने मिल सकते हैं या थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज चेंज करके आए और आपको सेम क्वेश्चन हो, उसमें आप सेम आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एथनिक, है ना। ये कहां से लिया हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एथनिक कॉम्पोजिशन लिया, तो ये एथनिक वर्ड का मीनिंग क्या होता है जरा पहले इसको समझ लेते हैं अपन, है ना। एथनिक का मतलब होता है सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। ठीक है, कल्चर के बेसिस पर जब सोसाइटी को डिवाइड करते हैं हम, तो उसे हम एथनिक डिवीजन कहते हैं। ठीक, पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव इन देयर कॉमन डिसेंट। डिसेंट का मतलब यहां पर ओरिजिन है, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ। अब ये ओरिजिन कैसे पता चलता है, फिजिकल टाइप या कल्चर के बेसिस पर कि हमारा ओरिजिन सेम है। ठीक है, तो ये अपने कॉमन ओरिजिन में बिलीव करते हैं इन दोनों के बेसिस पर। ठीक, एंड जो एक एथनिक ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं जरूरी नहीं है कि वो एक नेशनैलिटी या एक रिलीजन के हो। कॉमन ओरिजिन है लेकिन डिफरेंट नेशनैलिटी और रिलीजन हो सकता है, जैसे कि आर्यंस, है ना। आर्यंस एक कॉमन ओरिजिन है, जर्मनी में भी है, इंडिया में भी है, रिलीजन अलग है, नेशनैलिटी अलग है। ठीक है ना, तो यहां पर हमको ये एथनिक वर्ड का मीनिंग मिल गया। ये आपको 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्क्राइब द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ द पीपल इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। हमने इन दोनों को एक ही क्वेश्चन में ले लिया, आपको ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ बेल्जियम। आपको मेनली बताना है लिंग्विस्टिक बेसिस पर यहां का एथनिक कॉम्पोजिशन दिया हुआ है। ठीक है, तो लैंग्वेज के बेसिस पर 3 कम्युनिटीज यहां पर रहती हैं। ठीक है, तो ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% लिव्स इन फ्लैमिश रीजन। कौन सा है फ्लैमिश रीजन भाई, यहां पर हमको ये जो एरिया दिख रहा है ये फ्लैमिश रीजन है। ठीक है, येलोइश कलर से जो हमको दिख रहा है, तो फ्लैमिश रीजन में लोग रहते हैं और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, डच लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन किसकी है, डच लोगों की, जो नॉर्थ में रहते हैं। ठीक, फिर दूसरा देखते हैं 40% लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, वो फ्रेंच स्पीकर्स हैं। ठीक, और ये वेलोनिया रीजन में रहते हैं, तो ये जो रीजन हमको दिख रहा है ये वेलोनिया रीजन है। और 1% जो बचे हुए लोग हैं वो जर्मन, एक रीजन यहां पर अलग से दिख रहा है जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं ना। सो अनदर 40% पीपल लिव इन वेलोनिया रीजन एंड स्पीक फ्रेंच। रिमेनिंग 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक जर्मन। ठीक है, इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग। ठीक है, तो यही आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट का रीजन भी बनती है कि चूंकि कैपिटल सिटी में फ्रेंच लोगों की पॉपुलेशन ज्यादा है, पूरी कंट्री में कम है, तो इनको बेनिफिट्स पहले मिल गए और ये डच लोगों को पसंद नहीं आ रहा, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें, याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें भाई, इसको हम टेबलिक फॉर्म में याद कर सकते हैं इजीली। कैसे टेबल बनाएंगे, हमने मान लीजिए ऐसे एक टेबल बना ली। ठीक है, इसमें हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पर लिखना है, तो 3 लैंग्वेजेस के ग्रुप हैं, है ना, डच, फ्रेंच एंड जर्मन। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया, इनमें कैसे हम डिवीजन करेंगे। हमने पहले लिख दिया इनका परसेंटेज कितना है ना, तो डच लोग कितने हैं, 59% हैं, फ्रेंच स्पीकर्स 40% हैं, जर्मन स्पीकर्स 1% हैं। ठीक है, लेकिन रीजन कौन सा है जहां ये रहते हैं, ये फ्लैमिश रीजन में रहते हैं, ये वलोनिया रीजन में रहते हैं, और इनके रीजन का कोई नाम नहीं है। यह पूरे बेल्जियम का हो गया। ब्रुसेल्स की कंडीशन अलग है ना। ब्रुसेल्स की यदि हम बात करें तो ब्रुसेल्स में डच स्पीकर्स हैं 20% और फ्रेंच स्पीकर्स हैं 80%। तो ये हमको इजीली, इतना सारा जो थ्योरी है बहुत इजीली याद हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली याद कर सकते हैं, लेकिन आपको लिखना ऐसे थ्योरी में पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए श्रीलंका के एथनिक कॉम्पोजिशन पर आते हैं। मेजर सोशल ग्रुप 2 हैं,
सिन्हला स्पीकर्स जिनकी पॉपुलेशन है 74%, ठीक है, एंड तमिल स्पीकर्स जिनकी पॉपुलेशन है 18%, ठीक। अब इन 18% में भी तमिल्स के दो ग्रुप बन गए, सब ग्रुप बन गए, है ना। तमिल्स नेटिव, तमिल नेटिव्स कौन, जो श्रीलंका के ओरिजिनल हैं, यानी श्रीलंकन तमिल्स, ठीक है, वो 13% है। 5% जो बचे हुए हैं वो कौन है, वो इंडियन तमिल्स हैं, है ना, मतलब जिनके फोर फादर्स इंडिया से श्रीलंका गए प्लांटेशंस में वर्क करने के लिए और फिर वो वहीं सेटल हो गए, ठीक है, क्लियर है। देन मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकर्स वो कौन सा रिलीजन फॉलो करते हैं, बुद्धिस्ट रिलीजन फॉलो करते हैं। ज्यादातर तमिल्स जो हैं वो हिंदूज या मुस्लिम्स हैं, और जो 7% हैं क्रिश्चियंस, वो दोनों तमिल और सिन्हलीज दोनों लैंग्वेजेस जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया श्रीलंका का। इसको भी हम सेम तरीके से याद कर सकते हैं जैसे अभी हमने बेल्जियम का याद किया था, है ना। तो यहां पर भी हम एक टेबल बना लेंगे। कैसी टेबल बन गई भैया, ये टेबल बन गई, ठीक है। अब यहां पर सिन्हला स्पीकर्स, यहां पर सिन्हला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, ठीक है। अब सिन्हला स्पीकर्स कितने हैं, 74% सिन्हला स्पीकर हैं, 18% तमिल स्पीकर्स हैं, ठीक है। 7% जो हैं वो दोनों लैंग्वेज जानते हैं। इनका रिलीजन क्या है, मेन रिलीजन है बुद्धिज्म। तमिल्स का मेन रिलीजन या तो हिंदू है या मुस्लिम है, ठीक है। और ये जो 7% हैं ये क्रिश्चियंस हैं, है ना। इजीली याद कर सकते हैं अपन इस तरीके से दोनों को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेट द बेसिक रीजन फॉर द टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटीज इन बेल्जियम। ड्यूरिंग 1950s एंड 1960s इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, ठीक है। अब क्या रीजन था, अभी हमने समझा क्या रीजन था। बेसिक रीजन फॉर द टेंशन बिटवीन द फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी इन बेल्जियम वाज the minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefits of economic development and education much later. तो ये हमारा 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, ठीक है। इस तरीके से हमको इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। What were the majoritarian measures adopted by the Sri Lankan government? इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, mention 3 steps taken by the Sri Lankan government to achieve majoritarianism, या what is the principle that is being followed by the government in Sri Lanka। इसमें वैसे हम सिंपल एक मेजोरिटेरियनिज्म लिखकर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ये आंसर, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उस पर फोकस करना होगा। ये 3 मार्क में आता है तो आपको पूरी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज लिखनी होंगी। तो कौन कौन सी मेजोरिटेरियन पॉलिसीज अडॉप्ट की थी, सबसे पहली पॉलिसी क्या थी, एक्ट ऑफ 1956। क्या किया था इससे, इस एक्ट ऑफ 1956 से सिन्हलीज वाज मेड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री, ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब सिर्फ सिन्हलीज लैंग्वेज में ही गवर्नमेंट का सारा काम होगा। तमिल्स को कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने कहा मेजोरिटेरियन मेजर है। मेजोरिटेरियनिज्म में क्या होता है, माइनॉरिटी के विशेष पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। दूसरा क्या था, गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज। क्या थी ये प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, दीज पॉलिसीज फेवर्ड सिन्हला अपॉइंटमेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो यहां पर सिन्हलीज लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स में प्रेफरेंस दिया जाने लगा, इसलिए हमने उसको कहा प्रेफरेंशियल पॉलिसीज, ठीक। नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। एक कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा जा रहा है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर। फॉस्टर का मतलब होता है उसको प्रोपोगेट करना, बढ़ाना, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं ये सारे जो मेजर्स हैं ये मेजोरिटेरियन है, क्योंकि बुद्धिज्म तमिल्स का रिलीजन नहीं है, वो सिन्हलीज का रिलीजन है। और यहां पर क्या कह रहे हैं, ये बुद्धिज्म को प्रमोट करो, तो मेजोरिटेरियन मेजर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आंसर लिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन 2 मार्क में ये भी आ सकता है, व्हाट इज मेजोरिटेरियनिज्म, इट इज अ बिलीफ। कीवर्ड याद रखिएगा, क्या है ये, इट इज अ बिलीफ that majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है। बट ये बिलीफ वर्ड आप भूल गए तो आपको डेफिनेशन याद नहीं होगी, तो उस पर ध्यान रखिएगा, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टेट द बेसिक रीजंस फॉर द टेंशन यानी कि सिविल वॉर बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्पीकिंग पीपल इन श्रीलंका। Why do the Sri Lankan Tamils feel alienated in their country? Attempts at forced integration often sow the seeds of disintegration. Explain, है ना। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको, श्रीलंका का ही एग्जाम्पल देते हैं अपन, है ना। इसीलिए यहां पर ये तीनों क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर सेम होंगे। चलिए देखते हैं क्या आंसर लिखेंगे अपन इसमें। पूरा श्रीलंका में जो तमिल्स कैसा फील कर रहे थे और कैसे वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। सो दे वर फीलिंग अलाइनेटेड, व्हाई, ध्यान देते हैं। पहला, दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर्स वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। अभी हमने देखा ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो गई थी, सिन्हालीज हो गई थी, तो लैंग्वेज और कल्चर पर फोकस नहीं कर रही है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। और ज्यादातर जो बुद्धिस्ट हैं डेफिनेटली वही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, सेनेलीज लोग ही गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे क्योंकि मेजॉरिटी में है ना। दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम, क्या चीजें डिनाई करी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं है, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स एंड अदर अपॉर्चुनिटीज, ये भी हमने अभी देखा, एंड इग्नोर्ड देयर इंटरेस्ट। बिल्कुल सही है, इसलिए ये लोग कैसा फील कर रहे थे, अलाइनेटेड फील कर रहे थे। फिर क्या, अब भैया ये चाहते हैं कि इनको अपना जो लैंग्वेज है, अपना कल्चर, उस पर फोकस कराना है, गवर्नमेंट जॉब्स चाहिए है, तो इन लोगों ने खुद की पार्टीज लॉन्च की, है ना। तो श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज इन स्ट्रगल्स फॉर रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब ये इनकी डिमांड्स हैं। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी, रीजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या, हमने देखा था कि नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में तमिल्स डोमिनेट कर रहे थे, वहीं रह रहे थे, है ना। तो उन रीजन में ऑटोनॉमी यानी सेल्फ गवर्नमेंट ये चाहते थे, जैसे इंडिया में है, हमारे यहाँ स्टेट्स जो हैं वो सेल्फ गवर्नमेंट के लिए उनके पास पावर है, ऐसी ही पावर्स यानी कि उनको क्या कहा इन्होंने, ऑटोनॉमी बोल दिया। मतलब इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनॉमस हैं, ठीक है। सो फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स, ये इनकी डिमांड्स हैं। अब बार बार इन डिमांड्स पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। सो देयर डिमांड्स for more autonomy to provinces populated by the Tamils was repeatedly denied. Specifically ये autonomy वाली डिमांड को बार बार डिनाई कर रहे हैं। इसका रिजल्ट क्या हुआ, by 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Elam। देखो डिवीजन होने लगा, इंडिपेंडेंट तमिल एलम मतलब ये अलग कंट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ स्टेट का मीनिंग क्या है, यहाँ पर कंट्री, ठीक है, in northern and eastern part of Sri Lanka। अब देखो कंक्लूजन क्या है, the distrust between the two communities turned into widespread conflict, it soon turned into a civil war, as a result thousands of people of both the communities have been killed। ठीक है, ये इसका रिजल्ट रहा। क्लियर है ये, तो ये एग्जांपल देकर हम समझा सकते हैं कि कैसे जब आप अपना पावर बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर लाने की कोशिश करते हैं तो कैसे वो कंट्री डिवाइड होने लगती है, ठीक है। फाइनली ये वॉर कब एंड हुई, 2009 में, ये याद रखना, ये एमसीक्यू में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड द बेल्जियन गवर्नमेंट सॉल्व द एथनिक डाइवर्सिटीज एंड टेंशन बिटवीन देम, ठीक है। हाउ वॉज पावर शेयर्ड बिटवीन द पीपल इन बेल्जियम, which accommodative policies are followed in Belgium, discuss main features of Belgium model। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, सारे क्वेश्चन के आंसर सेम है, आपको बेल्जियम मॉडल के बारे में लिखना है। तो क्या हुआ भाई, देखते हैं बेल्जियम में। सबसे पहले लीडर्स ने ये रिकॉग्नाइज किया कि उनके बीच में डिफरेंसेस हैं, ठीक है। जब तक हम ये रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तब तक उनको एकोमोडेट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे। यदि हम ये सोचते रहें, जैसे श्रीलंका में सोचा कि कोई रीजनल डिफरेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सब श्रीलंकन हैं और इसीलिए सिन्हालीज बोलो, तो वहां डिविजन्स होने लगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया किस चीज को, द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटीज। और इसके कारण बिटवीन 1970 एंड 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके मेन फीचर्स हमको पढ़ना है, ठीक है। तो 4 मेन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर क्या है, Constitution prescribe that number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में फ्रेंच और डच मिनिस्टर्स का नंबर
इक्वल होगा, लेकिन some special law require the support of majority of members from each linguistic group. सिंपल मेजोरिटी से काम नहीं चलेगा कि 100 हैं तो 51 में काम हो जाए। यदि 100 हैं उसमें 50 फ्रेंच हैं और 50 डच हैं तो दोनों से मेजोरिटी चाहिए। एक से मेजोरिटी मिल रही है दूसरे से नहीं मिल रही तो वो लॉ पास नहीं होगा, लेकिन वो किस केस में? स्पेशल लॉ। अब ये डिफाइन करेंगे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि स्पेशल लॉ का मतलब क्या है ना। So some special law require the support of majority of members from each linguistic group. Thus, no single community can make decisions unilaterally. ठीक है, मिलकर डिसीजन लेना होगा। सेकेंड पॉइंट क्या आया? सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सी पावर्स दे दी गई स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है, पहले हुआ करती थी। ठीक है ना। सो मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स। कौन से दो रीजन्स? फ्लैमिश एंड वैलोनिया। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, ऑटोनॉमी मिल गई मतलब। चलिए नेक्स्ट, थर्ड, ब्रुसेल्स हैज अ सेपरेट गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहां पर भी क्या हो रहा है? दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स इक्वल होंगे। ठीक है, गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, द फ्रेंच स्पीकिंग पीपल एक्सेप्टेड equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central government. बराबरी की बात है। फ्रेंच ने ब्रसेल्स में इक्वालिटी दी क्योंकि डच ने कंट्री में इक्वालिटी दी। और लास्ट क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या है ये? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज अ थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। कौन सी? द कम्युनिटी गवर्नमेंट। क्या है ये? इट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी। कौन सी? डच, फ्रेंच एंड जर्मन। मतलब 3 कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेंगी, डच की अलग, फ्रेंच की अलग और जर्मन की अलग। एंड नो मैटर वेयर दे लिव, कहीं भी रह रहे हो, डच कम्युनिटी गवर्नमेंट के लिए डच पर्सन वोट करेगा। ठीक है। अब इस गवर्नमेंट के पास पावर किस चीज से रिलेटेड है? दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये हो गया हमारा बेल्जियम मॉडल। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या? इसके एडवांटेजेस क्या हैं, है ना। तो बेल्जियम मॉडल के क्या एडवांटेजेस हैं? दीज अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। कैसे कह सकते हैं? इट हेल्प टू अवॉइड सिविक स्ट्रिप बिटवीन द टू मेजर कम्युनिटीज एंड अ पॉसिबल डिवीजन ऑफ द कंट्री ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस। आप चाहें तो इन दोनों को अलग पॉइंट्स बना सकते हैं। फिर जब 1990s में हम देखते हैं यूरोपियन यूनियन बनी, तो जो इसकी जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर बनाया गया। तो व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन, ब्रुसेल्स वाज चोजन एज इट्स हेडक्वार्टर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। व्हाट वी लर्न फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। क्या सीखते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूरा चैप्टर पढ़ा है, क्या सीखा वो तो बताना पड़ेगा ना। ठीक है ना, क्या सीखा? तो बेल्जियम से हमने ये सीखा कि लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल। देखो किस चीज की बात कर रहे हैं? यूनिटी की बात कर रहे हैं। यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रिलीजन्स। ठीक है ना, सॉरी डिफरेंट रीजन्स। ठीक, सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेड अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर। तो साथ में मिलकर रह रहे हैं, पीसफुल है। श्रीलंका में उल्टा हुआ। श्रीलंका shows a contrasting example. It shows us that if a majority community wants to force its dominance over others, तो क्या होगा? And refuses to share power, it can undermine the unity of the country. Undermine मतलब country divide हो सकती है। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों चीजें हमने सीखी बेल्जियम से और श्रीलंका से कि यूनिटी मेंटेन करनी है तो पावर शेयर करो, यूनिटी मेंटेन नहीं करनी, कंट्री को डिवाइड करना है तो पावर शेयर मत करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्टेट 2 सेट्स ऑफ रीजंस इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों करनी चाहिए उसके 2 रीजन बताओ। या आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली व्हाट आर द प्रूडेंशियल एंड मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, या आपको डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग, बहुत सिंपल से हैं। प्रूडेंशियल का मतलब क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब जो कैलकुलेटेड हो,
है ना, गेन्स एंड लॉसेस का पूरा ध्यान रखा गया हो। तो आप जब प्रूडेंशियल रीजन बताते हैं तो आप ये बताते हैं कि क्या फायदे हैं पावर शेयरिंग के और क्या नुकसान है पावर शेयर ना करने के, तो वो हो जाएंगे प्रूडेंशियल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। ठीक है, सबसे पहला, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ठीक है, पावर शेयर करते हैं तो सोशल ग्रुप्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। अभी हमने देखा बेल्जियम में इसका एग्जांपल हमने देखा है ना। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड टू वायलेंस, ये अभी हमने देखा श्रीलंका में ये हुआ था, है ना। एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, मतलब आप चाहते हो सरकार सही सही चले तो उसके लिए पावर शेयर करना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर क्या है, imposing the will of majority community over others may look like an attractive option in the short run, but in long run it can undermine the unity of the nation। तो अभी दो फायदे बताए थे, ये एक नुकसान अभी हमने बता दिया कि नहीं करोगे तो नेशन डिवाइड हो सकता है और फिर टायरेनी होगी। तो टायरेनी से ऐसा नहीं कि सिर्फ माइनॉरिटी का नुकसान होगा, मेजोरिटी का भी होता है। तो टायरेनी ऑफ द मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर द माइनॉरिटी, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजॉरिटी एडवर्सली एज वेल, है ना, मेजॉरिटी को भी नुकसान होता है। ठीक, अब बात करते हैं मॉरल रीजंस की। मॉरल रीजन मतलब जो चीज सोसाइटी कह रही है सही है वो मॉरल होता है। तो सोसाइटी कह रही है पावर शेयरिंग होना चाहिए तभी डेमोक्रेसी है, तो इसलिए हमारा पहला मॉरल रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। ठीक है, दूसरा, अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व्स शेयरिंग पावर विद दोज। डेमोक्रेटिक रूल में क्या होता है, उन लोगों के साथ पावर शेयर करनी है, किसके साथ, दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज, जो पावर के एक्सरसाइज होने से अफेक्ट होंगे, एंड हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट्स, और उस इफेक्ट के साथ जिनको रहना है यानी हम। ठीक है, तो हमारे साथ पावर शेयर की जानी चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर पावर एक्सरसाइज की जा रही है और हमें ही उस इफेक्ट के साथ रहना है। ठीक है, तीसरा मॉरल रीजन क्या है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न्ड। हमारे पास ये अधिकार है कि हमसे चर्चा की जाए कि हमें कैसे गवर्न किया जाए, क्योंकि एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी जो एक्सेप्टेड होती है ना, लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजंस थ्रू पार्टिसिपेशन एक्वायर अ स्टेक इन द सिस्टम, उसे हम लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहते हैं, यानी उसी टाइप की गवर्नमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए मॉरल रीजंस फॉर पावर शेयरिंग। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डिड द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग इमर्ज, कैसे इमर्ज हुआ। पहले तो अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर हुआ करता था, है ना, तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। अब ये क्यों होती थी वो भी एक्सप्लेन कर दिया हमने। For long, it was believed that all power of government must reside in one person, यानी monarchy, or group of person located at one place. ऐसा हमारा सोच हुआ करता था पहले। ठीक है, but it was felt that if क्यों होता था वो भी बता रहे हैं ना, it was felt that if the power to decide is dispersed यानी फैली हुई है, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them। यदि एक की जगह मल्टीपल लोगों के पास पावर होगी तो डेफिनेटली डिसीजन जल्दी नहीं हो पाएंगे और उनको जल्दी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर का सिस्टम था पहले। लेकिन फिर क्या हुआ, डेमोक्रेसीज इमर्ज हुई, है ना, बट दीज नोशंस हैव चेंज्ड विद द इमर्जेंस ऑफ डेमोक्रेसी। क्यों, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इसीलिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ, क्योंकि सारी पावर कहां से आ रही है, लोगों से आ रही है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से कई सारे मल्टीपल दूसरे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम बाद में देखेंगे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं ना। डिस्क्राइब द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेसीज, गिव एग्जांपल। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं। 4 फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग है। हम जानते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग जो है वो कई सारे डिफरेंट फॉर्म्स ले सकती है, लेकिन हम किस पर फोकस कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स पर। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑर्गन्स मतलब कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल, सेम लेवल पर प्लेस्ड है वो, है ना, प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर। है सेम लेवल पर, पावर डिफरेंट है, मतलब तीनों में से कोई कम या ज्यादा पावरफुल नहीं है, तीनों इक्वली पावरफुल हैं, लेकिन तीनों की पावर्स अलग अलग हैं। इसका फायदा होता है, क्या फायदा होता है वो हम आगे देखेंगे। सच अ सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अल्टीमेट अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन चेक द अदर, दिस रिजल्ट इन द बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको? सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। Those even though ministers and government officials exercise power, they are responsible to the parliament or state assemblies, जवाबदेह होते हैं। ठीक है, similarly although judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executive or law made by the legislature। इसीलिए हम इसको कहते हैं सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अब इस एक के ऊपर अलग से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, चेक्स एंड बैलेंस के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को एक्सप्लेन कीजिए, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सेकंड, पावर शेयरिंग अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। ठीक है, यानी कि सेंट्रल, स्टेट, लोकल, है ना, गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। सो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स, सच एज general government for the entire country and government at the provincial or regional levels। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसको जनरली पूरे वर्ल्ड में फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं, हमारे यहाँ क्या कहते हैं? यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। सो सच ए जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, बट इन इंडिया वी रिफर टू इट एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। फिर स्टेट की बात करते हैं। The governments at the provincial or regional level are called by different names in different countries. In India, we call them state governments. ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। In countries like ours, where there are different levels of government, the constitution clearly lays down the power of different levels of government। ये सबसे important point है, ध्यान रखिएगा। यहीं से पता चलेगा कि कैसे गवर्न करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट की क्या पावर है। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसी पर हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है कि दो लेवल से काम नहीं चल रहा था, तीसरा लेवल भी हमको चाहिए, सच एज द म्युनिसिपैलिटी एंड पंचायत। ठीक है, division of power involving higher and lower levels of government is called vertical division of power। तो आपको यहां से अलग से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ना। तो पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप। And community government in Belgium is a good example of this arrangement। ठीक है, in some countries there are constitutional and legal arrangements, ध्यान से सुनना, constitutional and legal arrangements where socially weaker sections and women are represented in the legislature and administration। जैसे हमारे यहाँ रिजर्वेशन है ना। So we have studied the system of reserved constituencies in assemblies and the parliament of our country। अभी तक तो सिर्फ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए था, लेकिन अब 1/3 रिजर्वेशन विमेन को दे दिया गया है, कहाँ? असेंबलीज में। अभी तक जो सिर्फ लोकल लेवल पर ही था 1/3 रिजर्वेशन, लेकिन अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में भी रिजर्वेशन मिल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। This type of arrangement is meant to give space in the government and administration। किसको स्पेस देना है? To diverse social groups who otherwise would feel alienated from the government। इनको स्पेस देना था, इसलिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स बनाए गए। ठीक है, This method is used to give minority community a fair share in power। तो इसका पर्पस भी बता दिया। तो यहां से भी एक अलग क्वेश्चन बन सकता है आपको कि आप डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन कीजिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। अब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स हैं, ये अलग अलग तरीके से पावर शेयर कर रहे हैं, तो उस पर डिस्कशन करते हैं। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। तो भाई पॉलिटिकल पार्टी तो कंट्रोल करती है, लेकिन प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं, इसलिए ये लाइन हमने यहां अलग से लिखी। ठीक है, अब आते हैं हम फर्स्ट पॉइंट पर, क्या लिखेंगे इसमें एक्सप्लेनेशन। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजंस मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। Such competition ensures that power does not remain in one hand. In the long run, power is shared among different political parties that represent different ideologies and social groups. अब ये parties के बीच में power कैसे share होगी, ध्यान से देखिएगा भाई। Sometimes this kind of sharing can be direct. कैसी direct? When two or more parties form an alliance to contest election. अब उनका alliance यदि जीता तो क्या होगा, कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म होगी और पावर शेयर होगी, तो ये डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट कैसे होता है, इनडायरेक्ट ऐसे समझ लीजिए भाई कि आज कोई एक पार्टी पावर में है, कुछ समय बाद दूसरी आएगी, है ना। सॉरी, ये भी डायरेक्ट है, ये भी डायरेक्ट है। अभी एक पार्टी पावर में है, कुछ समय बाद दूसरी आएगी, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट कैसा होता है, हम आगे देखेंगे कि जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं एक डेमोक्रेसी में, सच एज दोज ऑफ ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये जो है ये क्या करते हैं, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंट पावर, कैसे, आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन द गवर्नमेंट कमिटीज और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पावर शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसी एक क्वेश्चन में कैसे आगे और क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं। डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो ये हमारा फर्स्ट वाला हो गया। डिस्क्राइब द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, ये सेकंड हो गया। डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ये थर्ड हो गया। डिस्क्राइब द पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, ये हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो गया। तो इस तरीके से हर एक पर अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, इनको अच्छे से कीजिए। इस चैप्टर में से जो थ्योरी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो इन्हीं में से कुछ हो सकते हैं, या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आपको दे दिया जाएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और आंसर इन्हीं में से होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।